डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपन स्टार्ट करेंगे सरकार का जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है न्यायपालिका, उसके संबंध में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, न्यायपालिका किस प्रकार से अपने कार्य को संपादित करती है। अर्थात अपन सब जानते हैं अपने देश का जो शासन व्यवस्था है वो एक संवैधानिक ढांचे के अनुरूप चलती है। संविधान का अर्थ मैंने आपको बताया हुआ था कि एक निश्चित नियम कानूनों का वह समूह है जिससे के माध्यम से किसी राष्ट्र का शासन संचालित होता हो। तो सबसे पहले बात आती है कानून की। तो कानून का शासन अपन किसे कहेंगे? तो कानून का शासन अपन कहेंगे चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, अगड़े हो या पिछड़े, यानी अमीर हो या गरीब, सभी कानून की नज़र में क्या होंगे? बराबर होंगे, जिसको अपन क्या कहेंगे? कानून का शासन कहेंगे। यानी कि कानून की नज़र में सब क्या होंगे? समान होंगे। कानून किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। और ये बात संविधान के किस आर्टिकल में, ये मैंने आपको बताया था जब बिल ऑफ राइट्स मूल अधिकार करवाए थे उस समय, कि कानून के समक्ष सब क्या होंगे? समान होंगे। और वो आपको आर्टिकल बताया था अनुच्छेद 14, यानी संविधान के आर्टिकल 14 में आपको मैंने बताया था कि कानून के समक्ष सब क्या होंगे? समान होंगे, कि कानून है वो किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब अपन सामान्य सा जो न्यायपालिका है उसका परिचय देख लेते हैं। तो सामान्यतः न्यायपालिका, जिसको अपन न्यायालय बोलते हैं, को विभिन्न व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के आपसी विवादों के समाधान करने वाले पंच के रूप में अपन देख सकते हैं। क्योंकि इतना बड़ा देश है, काफ़ी लोग यहाँ रह रहे हैं, काफ़ी अपन कह सकते हैं समुदायों के लोग हैं, अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अनेक अपन कह सकते हैं भाषा को बोलने वाले लोग हैं, और काफ़ी बड़े भूभाग में आपस में लोगों में आपसी अपन कह सकते हैं कि विवाद, या जिनको अपन झगड़ा कह सकते हैं, होते रहते हैं। और उन झगड़ों के निपटारे के लिए एक प्रकार से किसकी आवश्यकता होती है? न्यायालय की होती है। और जो न्यायालय होता है वो जो आपसी विभिन्न विवाद होते हैं उनको एक प्रकार से शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का कार्य करता है, जिसको अपन कह सकते हैं कि विवादों के समाधान करने वाले एक पंच, जिसको अपन कह सकते हैं। और न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। सरकार के दो अन्य जो महत्वपूर्ण अंग है वो है, एक व्यवस्थापिका, एक है कार्यपालिका। व्यवस्थापिका के अंतर्गत अपन पार्लियामेंट के बारे में देखते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा। और अपन अगर अब बात करते हैं कार्यपालिका में, तो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, ये सब इसमें आ जाते हैं। और जो न्यायपालिका है तीसरा अंग महत्वपूर्ण, उसमें जो कोर्ट हैं, जिसमें अपना सुप्रीम कोर्ट आता है, हाई कोर्ट आता है, और जो अधीन न्यायालय हैं वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो सरकार का जो तीसरा महत्वपूर्ण अंग है वो कौन सा है? न्यायपालिका। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, वास्तव में जिसको अपन सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, उच्चतम न्यायालय कहते हैं, ये इनके उपनाम हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय एक ही बात है, अगर इसको उच्चतम न्यायालय कहें तब भी एक ही बात है, अगर इसको अपन सुप्रीम कोर्ट कहें तब भी एक ही बात है। तो सर्वोच्च न्यायालय वास्तव में विश्व में सबसे शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है। और न्यायपालिका ने सन 1950 में संविधान की व्याख्या और सुरक्षा करने में विश्व के सामने शक्तिशाली कार्य निर्वाह किया। यानी कि 1950 से जब अपना देश आज़ाद हुआ तब से ये सर्वोच्च न्यायालय है वो अपना कटिबद्धता के साथ अपने कर्तव्य का ईमानदारी के साथ क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। अब अगर अपन बात आती है कि स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया जाता है, और ये स्वतंत्र न्यायपालिका होती क्या है, इसकी क्यों आवश्यकता महसूस हुई कि न्यायपालिका को स्वतंत्र क्यों रखा जाना चाहिए? क्योंकि सरकार के तीन महत्वपूर्ण अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका के अलग कार्य हैं, कार्यपालिका के अलग कार्य हैं, और न्यायपालिका है उसके क्या है? अलग कार्य हैं। यानी इन दोनों से अलग स्वतंत्र रखा गया है, इस पर किसी भी प्रकार का कोई इनके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए अपने को? तो अपन अच्छे से जानते हैं न्यायपालिका का कार्य होता है न्याय करना। अगर इस पे विभिन्न प्रकार के दबाव होंगे तो वो एक प्रकार से निष्पक्ष न्याय नहीं कर पाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि जो विभिन्न विवाद हैं उनके निपटारे के साथ साथ अनेक राजनीतिक कार्य भी करती है। प्रत्येक समाज में, व्यक्तियों में, अपन कह सकते हैं, या विभिन्न समूह में या सरकार के बीच विवाद उठते हैं, और इन सभी विवादों को एक स्वतंत्र संस्था न्यायपालिका द्वारा ही हल किया जाता है। और अगर स्वतंत्र है तभी विभिन्न प्रकार से अपन कह सकते हैं
सरकार के विरुद्ध में और में, या अपन कह सकते हैं विभिन्न समूहों के मध्य में, विभिन्न व्यक्तियों के मध्य में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए ईमानदारी से निष्पक्ष निर्णय ले सकती है। न्यायपालिका अगर वो क्या है, स्वतंत्र है, तभी ले सकती है। अगर वो किसी के अधीन कार्य करेगी तो वो इस प्रकार से स्वतंत्र निर्णय लेने में क्या रहेगी, असक्षम रहेगी। तो अपन कह सकते हैं कि अपने एक सकुशल भारत के लिए, या अपन कह सकते हैं निष्पक्ष न्याय के लिए किसका होना आवश्यक है, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना आवश्यक है। अब बात आती है कि न्यायपालिका का कार्य क्या है। तो न्यायपालिका का महत्वपूर्ण कार्य है, तो अपन इतनी बातें देखी, उसमें स्पष्ट पता चल गया कि कानून के शासन की क्या करना, रक्षा करना, कि अपने देश का जो शासन प्रशासन जो व्यवस्था चलती है वो किसके अकॉर्डिंग चलती है, संविधान के अकॉर्डिंग। और संविधान के अंदर एक निश्चित नियम कानूनों का क्या होता है, समूह होता है, और जो उन नियम कानूनों के अकॉर्डिंग सभी लोगों को कार्य करने होते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से कानून का उल्लंघन करता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करती है वो न्यायपालिका करती है, या अपन कह सकते हैं कि कानून के शासन की क्या करना, रक्षा करना, तथा कानून की सर्वोच्चता को क्या करना, सुनिश्चित करना कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। सब जो सर्वोच्च स्थान है वो किसका है, कानून का है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का आशय यह है कि विधायिका तथा कार्यपालिका जो सरकार के दो अन्य अंग हैं, जिसको अपने व्यवस्थापिका या कार्यपालिका भी कह सकते हैं, न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार से बाधा न पहुंचाए तथा बिना किसी भय से स्वतंत्रता पूर्वक न्यायपालिका है वो क्या कर सके, अपना निर्णय दे सके। तो ये सब बातें इस न्यायपालिका के अंतर्गत आती हैं। और कार्य के अंतर्गत अपने को पता ही चल गया कि कानून की रक्षा करना और कानून को सर्वोच्च सुनिश्चित करना इस न्यायपालिका का मुख्य कार्य है। और भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय दे सकती है, क्योंकि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका का गठन किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख अपन अच्छे से जानते हैं संविधान के आर्टिकल 124 में, और हाई कोर्ट का गठन है वो संविधान के आर्टिकल 214 के अंतर्गत है। तो न्यायाधीश का कार्यकाल इसमें क्या होता है, इसमें विभिन्न न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है, निश्चित होता है। और इसके अतिरिक्त न्यायपालिका वित्तीय रूप में विधायिका का कार्यपालिका पर निर्भर नहीं रहती है। और जो न्यायाधीशों के कार्य और निर्णयों की व्यक्तिगत आलोचना नहीं की जा सकती, यानी कि न्यायाधीश होते हैं, उनके कार्य और निर्णय होते हैं, उनकी किसी भी आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर अपन कह सकते हैं किसी भी प्रकार की कोई आलोचना नहीं की जा सकती है। अगर न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की कोई व्यक्ति अगर उसकी आलोचना करता है या उसके निर्णय के विरुद्ध या उसके निर्णय को मानता नहीं या उस न्यायपालिका के निर्णय की अवहेलना करता है, तो कोर्ट है वो क्या कर सकता है, ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अवमानना का दोषी मानते हुए उस पर केस दायर कर सकता है या उसको सजा दे सकता है। तो ये सब की सब बातें अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता है वो सुप्रीम होता है, अंतिम होता है, उसको सभी मानने के लिए क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। अगर किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति उस निर्णय की व्यक्तिगत आधार पर या किसी भी प्रकार से उसकी आलोचना करता है तो न्यायालय ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध क्या कर सकता है, अवमानना का दोषी मान सकता है और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। ये सब की सब बातें अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। यानी सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश निकालता, कोई निर्णय निकालता है, अगर कोई व्यक्ति उसकी आलोचना करता है या और करता है तो उस पर न्यायालय है वो अवमानना का दोषी मानते हुए उस पर कार्रवाई कर सकता है। ये बातें अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं जो इस न्यायालय के अंदर जो न्यायाधीश बैठते हैं उनकी। तो जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो सामान्यतः राजनीतिक रूप से विवादास्पद रही है, यानी आपसी विवादों में रही है, जिसमें मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश ये सभी न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्योंकि इसमें एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग आया था 2015 के अंदर, लेकिन उसको सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक पुनरावलोकन के तहत, ये न्यायिक पुनरावलोकन क्या है इसके बारे में भी अपन विस्तार से देखेंगे, तो उसके तहत उसको निरस्त कर दिया। जो कॉलेजियम व्यवस्था चली आ रही है 1993 से, वो ही आज यथावत वापस लागू है न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, अन्य न्यायाधीश होते हैं। तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है वरिष्ठता के आधार पर। जो सबसे सीनियर न्यायाधीश होता है उसको किस पद पर विराजित किया जाता है, चीफ जस्टिस या अपन कह सकते हैं मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करता है, और करता कौन है, राष्ट्रपति करता है। तो सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। उसके लिए एक पैनल होता है, जिसमें एक तो होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो वरिष्ठता के आधार पर बना है,
और जो सर्वोच्च न्यायालय है और उच्च न्यायालय उसके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए अगर अपन बात करें तो अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह के आधार पर राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्ताव भेजा जाता है और उसके आधार पर राष्ट्रपति उनकी क्या करता है, नियुक्ति करता है। और इस प्रकार की व्यवस्था को अपन क्या बोलते हैं, कॉलेजियम व्यवस्था बोलते हैं। क्या, कौन सी व्यवस्था बोलते हैं, कॉलेजियम, कॉलेजियम व्यवस्था। और कॉलेजियम व्यवस्था आई कब थी, 1993 के अंदर आई थी। ये बात अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी नियुक्ति तो किस आधार पर की जाती है, वरिष्ठता के आधार पर, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट और अन्य जो हाई कोर्ट हैं राज्यों के, विभिन्न राज्यों के, उनके न्यायाधीशों की वरिष्ठता के आधार पर एक पैनल बनाया जाता है और उस पैनल के द्वारा एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक सलाह प्रस्तुत की जाती है राष्ट्रपति के समक्ष और उसके आधार पर राष्ट्रपति उनकी क्या करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो ये न्यायाधीशों के संबंध में ये सब की सब बातें इसके अंतर्गत आती है नियुक्ति के संबंध में। और न्यायाधीशों की नियुक्ति में कार्यपालिका की तथा उनको हटाने की विधायिका की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि उसको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है, जो किसके अंतर्गत आता है, पार्लियामेंट के अंतर्गत आता है, विधायिका के अंतर्गत आता है। तो इसमें किस प्रकार से हटाया जाता है, कितने न्यायाधीश हैं, किस प्रकार से ये प्रोसेस चलती है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अपन आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।